हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। सो दिस इज़ नेक्स्ट वीडियो। आज हम अक्टूबर करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 160 तक है, जो इनसाइट्स आईएएस का पीडीएफ है। आपने वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए गए हैं, एंड ये नोट्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपको जो है वो आंसर राइटिंग में भी मदद होगी, ठीक है। एंड आपके करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर होंगे, साथ ही साथ में आपके आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो 2 in 1 है, एक तरीके से बोल सकते हैं। नाउ अगर आप पीडीएफ के अंदर देखेंगे तो पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 7 जो हैं, तो वो इंडेक्स वगैरह मैंशनड है, इसीलिए मैंने 1/7 लगा दिया है। तो बेसिकली अगर हम GS1 का जो पेज नंबर है, वो पेज नंबर स्टार्ट होगा 7 से। तो इफ़ यू वांट टू कंपेयर इट विद द पीडीएफ, या आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि हम किस तरीके से करंट अफेयर्स करते हैं, तो एक बार आप पीडीएफ से ज़रूर मैच करके देख लें। तो आपको पता चलेगा कि ये जो पीडीएफ हमने बनाया है, हैंड रिटन नोट से जो बनाया है, वो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू पीडीएफ। इसके साथ साथ आप बस वीडियोज़ को सुनिए एंड इन पेजेस को रिवाइज़ कीजिए। हार्डली आपको बस 10 मिनट्स ही लगेगी, क्योंकि मैं पर डे एटलीस्ट 10 या 12 पेजेस पढ़ाती हूँ। तो आपको वीडियो सुनने के बाद पूरे 10 मिनट्स भी, अगर आपने अच्छे से वीडियो सुनी है, तो आपको 10 मिनट्स ही लगेंगे रिवाइज करने में, ठीक है। तो आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगे, एंड आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से ही जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं। इसीलिए करंट अफेयर्स हमने आंसर राइटिंग फॉर्म में ही करना शुरू किया है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। GS1 के टॉपिक्स करेंगे। चार धाम प्रोजेक्ट पिछले साल से न्यूज़ में है, एंड इसमें अभी न्यूज़ में ये इसलिए आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए थे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, कोर्ट ने ये पाया कि जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो वॉयलेशंस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स की। तो कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने ये कहा था कि जो 2 लेन हाईवेज होते हैं, उनकी जो चौड़ाई है उसके बारे में कंट्रोवर्सी थी। तो टॉप कोर्ट ने कहा था कि 5.5 मीटर की जो विड्थ है वो मीन्स रखी जाए 2018 रिकमेंडेशन के बेसिस पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने दी थी, ठीक है। तो ये इस तरीके की विड्थ जो थी, अब हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता है क्योंकि जस्ट 5.5 मीटर की रोड नहीं होती है, बट कुछ अगेन इसके लिए पूरा हमें वो पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या डिटेल्स थी या क्या क्या रूलिंग्स थी, तो वो हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो पीडीएफ के अंदर लिखा है बस उतना ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो 889 किलोमीटर लेंथ का ये नेशनल हाईवे है, और ये कनेक्ट करेगा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को। तो इनको कनेक्ट करके, क्योंकि ये चार धाम माने जाते हैं, इनको कनेक्ट करके एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, एंड ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी पार्ट है। ओके, सो काफ़ी इजी, एंड मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी देखिए, अगर किसी को समझ में नहीं आता है, या कोई स्टार्टिंग में किसी ने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की है, करंट अफेयर्स को देखना शुरू किया है, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो उसके अंदर से डेयरी प्रोडक्शन के कुछ प्रमाण मिले हैं, कुछ एविडेंस मिले हैं। डेयरी प्रोडक्शन में जैसे दूध, घी, मलाई, दिस ऑल, ठीक है। तो ये एविडेंस मिले हैं, एंड ये सबसे अर्लीस्ट नोन एविडेंस सबूत माने जा रहे हैं 2500 BCE से रिलेटेड। एंड क्या पाया गया है कि जो पॉटरी है, मीन्स जो मटके होते थे, जो आर्कियोलॉजिकल साइट जो गुजरात के अंदर कोटड़ा भादली जो जगह है, मे बी हम प्रोनाउंसिंग इट भादली और वट एवर इट इज़, तो वो आप भी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो गुजरात के अंदर जो कोटड़ा भादली जो जगह है, वहाँ पर क्या पाए गए हैं कि मटके के अंदर कुछ रेजिड्यू पाए गए हैं। रेजिड्यू मीन्स होता है कुछ शेष पाए गए हैं, किस चीज़ के? मॉलिक्यूलर केमिकल एनालिसिस की गई है फिर इन रेजिड्यू की, कि ये किस चीज़ के रेजिडेंस थे, मीन्स रेजिड्यू थे। तो 59 सैंपल्स में से ये पाया गया कि 22 के अंदर जो डेयरी लिपिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि दूध हो गया, घी हो गई, दही हो गई, तो इन सब चीज़ों की प्रेजेंस पाई गई। तो फाइंडिंग्स क्या है? फाइंडिंग्स यही रही कि भाई इसका मतलब उस टाइम पे भी डेयरी प्रोडक्शन होता था। एंड अगर हम एक स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस करें, तो रिसर्चर्स ने ये भी पाया गया कि रूमिनेंट को भी यूज़ किया जाता था डेयरी के लिए, एंड ये कैटल और काउस थे, बुफेलो थे, गोट या शीप नहीं थे,
ठीक है, क्योंकि गोट से भी हमें दूध मिलता है, ठीक है, लेकिन ये पाया गया है कि ये गोट्स या शीप का नहीं है, बल्कि ये काउज एंड बुफेलो का है, गाय और भैंस का है। और इसके साथ साथ ये भी पाया गया कि सरप्लस भी प्रोडक्शन हो रही थी, क्योंकि जब ज़्यादा प्रोडक्शन हुई उसी की वजह से इंडस्ट्रियल लेवल पे भी ये काम आया, जिसकी वजह से ये लोग एक्सप्लॉइट भी हुए। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम इस चीज़ से सीख क्या सकते हैं, हम ये सीख सकते हैं कि हम सबको पता है कि वो एक बहुत अच्छी अर्बन प्लानिंग थी, 90 डिग्री पे जो घर बने होते थे एंड प्रॉपर वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था। तो इतनी अच्छी अर्बन प्लानिंग, अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम होने के बावजूद, ज्वेलरी मेकिंग होने के बावजूद, हमें ये नहीं पता कि वहाँ के जो कॉमन मास्टर्स होते थे वो किस तरीके से रहते थे। तो ये हम थोड़ा बहुत इससे अगर सीख सकते हैं, कुछ और अभी तो खैर ढूंढा जाएगा, क्योंकि अभी उसके जो वो थे इंस्क्रिप्शंस थी वो भी अच्छे से नहीं पढ़ी गई हैं। देन देखिए कार्बन आइसोटॉप स्टडीज़। तो कार्बन आइसोटॉप स्टडीज़ या जो मॉलिक्यूलर एनालिसिस टेक्निक्स हैं, जिनसे पॉटरी को पढ़ा जाता है, जैसे ये मटके हो गए, मिट्टी से बनाई हुई कोई भी चीज़ हो गई, उसको जब पढ़ा जाता है तो ये पाया गया कि पॉट्स क्या थे, पोरस थे। पोरस मीन्स जैसे कि मान लीजिए आप किसी मटके के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ डालते हैं जिसके अंदर लिक्विड हो, तो वो पॉट क्या करता है, उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर ले। सो दैट इज पोर्ट्स आर पोरस, मतलब मटेरियल में से भी लिक्विड्स को एब्जॉर्ब करना, दैट इज, मैंने इसीलिए लिखा है एब्जॉर्ब लिक्विड। देन देखिए जो पॉट्स थे वो प्रिजर्व करते थे मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड भी, जैसे फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो पॉट्स के अंदर ये सब रखा जाता था। C16 मीन्स कार्बन 16 एंड कार्बन 18 टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो लिपिड्स थे, जिसमें से 22 जो है वो डेयरी लिपिड्स पाए गए हैं, तो कैसे इनको और आइडेंटिफाई करें। अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखिए 1921 में जब इसकी खोज हुई थी, तो 2020 में इसको 100 साल जो है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब पढ़ेंगे आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में। तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट 77th एनिवर्सरी इसकी मनाई गई 21 अक्टूबर 2020 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद जो गवर्नमेंट थी वो सिंगापुर में इस्टेब्लिश की थी 1943 में। अब इसको अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद भी कहा जाता था। खास करके ये जो हिंद थी, जो सरकार थी, उसको हेल्प करते थे, उसको सपोर्ट करते थे जो एक्सेस पावर्स थे, जैसे कि इम्पीरियल जापान, नाजी जर्मनी, इटालियन सोशल रिपब्लिक एंड इनके और साथी। एंड फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ये सब हारे, तो इसकी वजह से आज़ाद हिंद गवर्नमेंट भी ख़त्म हुई। एंड और एक और रीज़न भी था क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की भी डेथ हो गई थी। नाउ अब ये जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है, ये जापान के ऑक्यूपाइड, जापान ने अंडमान एंड निकोबार को ऑक्यूपाई कर लिया था, वहाँ पर इसको बनाया गया था, लेकिन जापान से दोबारा से छीन लिया था ब्रिटिशर्स ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को 1945 में। एंड ख़ास बात ये भी है कि इनकी जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट थी, इनका खुद का कोर्ट होता था, खुद की सिविल कोड होती थी, खुद की करेंसी भी होती थी। एंड बोस, जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनका मानना था कि हमें आर्म्ड स्ट्रगल करना होगा, ठीक है, हथियारों से, मीन्स हमें जो ब्रिटिशर्स हैं उनका किससे स्ट्रगल करना होगा, जो हथियार होते हैं उनसे स्ट्रगल करना होगा। एंड अगर हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो इन्होंने जो जेल के कैदी थे, जो वॉलंटियर्स थे, जो इंडिया की पॉपुलेशन के जो लोग गए हुए थे मलाया में, बर्मा में, मलाया आज के टाइम में मलेशिया है, बर्मा आज के टाइम में म्यांमार है, तो वहाँ से इन्होंने लोगों को लिया एंड फिर अपनी एक तरीके से आर्मी बनाई। इनकी जो प्रोविजनल कैपिटल थी पोर्ट ब्लेयर थी, जो कि आज भी है। एंड जब कैपिटल इन एग्जाइल में जब ये भाग जाते थे, तो रंगून एंड सिंगापुर थी। अब देखिए अंडर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी जब जो बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस थे, तो वो इसके हेड ऑफ स्टेट भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर एंड फॉरेन अफेयर्स भी थे। जो कैप्टन लक्ष्मी थी वो विमेन ऑर्गेनाइजेशन को हेड करती थी। जो S.A. अय्यर थे वो पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा को संभालते थे। जो रास बिहारी बोस थे वो सुप्रीम एडवाइज़र थे। नो, ये जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट थी ये ख़त्म कैसे हुई, क्योंकि बोस की डेथ हो गई थी। एंड फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो 1945 में ख़त्म हुई, जिसकी वजह से एक्सेस पावर्स हार गए। कौन कौन थे एक्सेस पावर्स, इम्पीरियल जापान, नाजी जर्मनी, इटालियन सोशल रिपब्लिक, ये सब जब हार गए तो इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गई एंड साथ साथ में ये आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का भी अंत हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेशनल काउंसिल रिकॉर्ड ब्यूरो। देखिए जिसको भी PDF ये चाहिए तो वो मेरी ईमेल ID पर मेल कर सकता है, उसको मैं PDF ये दे दूँगी। एंड
आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो भी आप फिर व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। तो अगर कोई फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता चलती है, वैसे तो पता चल गई होगी। कुछ साइन होते हैं, जैसे देखिए ये साइन है तो इसका मतलब होता है इंक्रीज होने का साइन। एनसीआर भी हमने सितंबर के करंट अफेयर्स में भी किया है। नहीं भी अगर आपको भूल गए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है। ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो बता दिया करो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से लिखूँ। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, इनके खिलाफ कितने क्राइम्स हो रहे हैं। तो ये 2019 की रिपोर्ट है एंड ये पाया गया कि इनके खिलाफ जो क्राइम्स हैं वो बढ़े हैं। जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनके जो प्रति हैं वो 7% क्राइम्स बढ़े हैं एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 26%, मतलब जो ट्राइब्स हैं उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। एंड केसेस को भी रजिस्ट्रेशन इन्होंने कराना शुरू कराया है। 1.6% की इसमें भी बढ़ोतरी पाई गई है। एंड सबसे ज़्यादा जो क्राइम्स हो रहे हैं वो इनके खिलाफ हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, फिर हमारे राजस्थान में भी हो रहे हैं एंड बिहार में भी हो रहे हैं। अगर हम विमेन की बात करें, जो शेड्यूल्ड कास्ट की विमेन है, तो हमारा जो राजस्थान है जहाँ पे मैं भी रहती हूँ, वहाँ राजस्थान ने टॉप किया है, तो काफ़ी शर्म की बात है। इसके बाद उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। जो केसेस हैं मध्य प्रदेश में वो सबसे ज़्यादा पाए गए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, फिर राजस्थान एंड उड़ीसा के। एंड अगर रेप की बात करें ट्राइबल वुमेन की, तो वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। तो बहुत शर्म की बात है एंड ये बहुत गलत चीज़ है। लेकिन अगेन इनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए, कुछ ऐसी मीन्स लॉज बनने चाहिए। एंड ऑर्डर्स मीन्स सिर्फ देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि केसेस इतने लंबे लंबे खिंचते हैं। तो खैर जुडिशरी में भी एंड हमारे इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स तो हैं ही, उसको तो हम नहीं अवॉइड कर सकते। चलिए देखते हैं ओवरऑल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो ओवरऑल अगर हम क्राइम्स की बात करें तो वो 7.3% बढ़ गए हैं। देखिए, हम अगर ऐसे बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम अपने लेवल पे तो कर सकते हैं, लेकिन अगेन जो अगर पॉलिटिकल विल नहीं होती, हम बोलते हैं ना कि अगर देखो हम कोई वो नहीं ला सकते, हम कोई बिल नहीं पास कर सकते, ठीक है। तो जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जब तक जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, इन चीज़ों को रखेंगे नहीं, पार्लियामेंट के अंदर बिल नहीं पास करवाएंगे, उसका एक्ट नहीं बनवाएंगे, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगा, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी के लिए इसके लिए अब उनके कानों तक बात पहुंचे, ऐसा नहीं है उनके कानों तक बात नहीं पहुंचती है। डेली हमें जितनी बातें नहीं पता चलती, उनसे ज़्यादा उन्हें पता होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब डिले करते करते इतने साल हो गए हैं एंड दे आर स्टिल डिलेइंग इट। तो तब कहने को ये हो ही जाता है कि कुछ नहीं हो सकता, पर अगर चाहें, अगर विल हो तो बहुत कुछ हो सकता है। चलिए, अब देखिए साइबर क्राइम। साइबर क्राइम्स क्या होते हैं? कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी 63.5% बढ़े हैं। 60.4% जो केसेस हैं वो फ्रॉड के हैं। 5.1% जो केसेस हैं वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के हैं, ठीक है। अब ये देखिए जो सर्वे है, जो सर्वे किया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। जो कॉमनवेल्थ हेल्थ राइट्स इनिशिएटिव है, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ केसेस है ना, वो रजिस्टर्ड ही इस वजह से हुए हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन होता है, मीन्स इनके खिलाफ अगर भेदभाव भी हो रहा है तो भी ये इसको क्राइम्स में कंसीडर कर रहे हैं, तो ये माना गया। दूसरी बात, कुछ केसेस थे जैसे सेक्शन 3 ऑफ SC एंड ST के, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट 1989 है, वो कुछ केसेस जो है वो अपने आप ही रजिस्टर हो गए हैं, मीन्स इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ना जो एक्शन है वो अकम्पनीड करना होगा IPC ऑफेंसेस के थ्रू, एंड कोई डाटा नहीं है क्राइम्स का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि डाटा नहीं होता क्राइम्स का, तो इसीलिए कह दिया जाता है कि अपने आप रजिस्टर कर लिए हैं, ठीक है। तो डाटा होना ज़रूरी है। देन देखिए सुप्रीम कोर्ट टर्म्स 2005 लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस एज माइलस्टोन। तो आप सभी को पता होगा, लॉकडाउन के टाइम में भी हमने पढ़ा डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, जो बड़े बड़े जो डेवलप्ड देश हैं वहाँ पर भी कितना हुआ। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे इंडिया के अंदर 2005 में एक कानून लेकर आए थे डोमेस्टिक वायलेंस पे, एंड ये एक माइलस्टोन की तरह साबित हुआ। यहाँ पर क्या हुआ था कि अगर मान लीजिए कोई मैरिड वेमेन है एंड अगर कोई घरेलू हिंसा होती है, तो उस वुमेन को राइट ऑफ रेजिडेंस का भी हक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं लड़की को, एंड अगर वो बताती भी है अपने घर पे तो उनको भी मीन्स या तो शर्मिंदगी होती है या फिर कैसे रखेंगे, जो भी इश्यूज होते हैं। तो जिसकी वजह से एक औरत जो होती है, जो मैरिड वुमेन होती है,
उसको बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जहाँ पे शादी हुई है वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, एंड जो मायका है या जो मीन्स एक तरीके से लड़की का घर है, वहाँ उसको वापस लेने के लिए रेडी नहीं है, रखने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो ये राइट ऑफ रेजिडेंस की प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पे रहेंगे। सो ये भी पाया गया कि अगर सिविल प्रोसीडिंग्स भी हैं, तो अगर एविक्शन होता है, सीकिंग हर एविक्शन फ्रॉम मैट्रिमोनियल होम, तो ये भी कंसीडर किया जाएगा। अब कुछ देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने ये कहा कि ऑफेंसेस जो हैं विमेन के अगेंस्ट वो कंट्री के अंदर रैम्पेंट हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा हैं। हर दिन किसी ना किसी टाइप का वायलेंस जो है वो फेस करते हैं, एंड ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। बेटी होती है तो बेटी से शुरू हो जाता है, ठीक है, फिर वो सिस्टर, वाइफ, पार्टनर, सिंगल विमेन, मीन्स एक ऐसी साइकिल है कि जब तक पैदा होगी एंड जब तक मरेगी, एक तरीके से पूरी लाइफ जो है वो अगर किसी ऐसी जगह बॉर्न हो गई तो फिर तो उसकी मीन्स लाइफ जो है वो एकदम ख़राब हो जाती है। तो कोई कानून पता ही नहीं होता कि हमारे लिए कानून भी है, फिर अगर पता भी होता है तो सोसाइटी क्या कहेगी, तो सोसाइटी का एटीट्यूड क्या है, जिसकी वजह से वो वल्नरेबल हो जाती हैं कि हाँ ये सब चीज़ तो झेलनी ही है। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो डोमेस्टिक अब्यूज़ अगर हो रहा है, घरेलू हिंसा अगर हो रही है, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। एंड यहाँ पर कानूनी जो प्रक्रिया है वो भी चलेगी, इसके साथ साथ जो विक्टिम्स हैं उनको इमरजेंसी रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूँ, देखो ये सिर्फ कहने की बात है कि इमरजेंसी रिलीफ मिलता है, अदरवाइज़ मैं काफ़ी सारी वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पर भी, मैं जैसे देखती रहती हूँ, तो किसी को इंसाफ मिलने में 5 साल लग जाते हैं, किसी को 7 साल लग जाते हैं। अगर जो इन लॉज होते हैं वो ज़्यादा अमीर होते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी मीन्स जब उनको कभी कभी देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि लाइफ में काफ़ी लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एंड हम सब बहुत एक तरीके से खुशनसीब हैं, एंड हमें थैंकफुल होना चाहिए भगवान का भी। एंड कि हम लोग एक अच्छी अच्छी लाइफ जी रहे हैं जहाँ हमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं देखनी पड़ रही हैं। लेकिन हाँ, अगर हम जैसे आईएएस बनेंगे या आपका किसी का यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर होगा, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई खुद से सामने नहीं निकल कर आ रहा है तो खुद हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो और देखिए अगर कोई वुमेन से रिलेटेड ऐसे आता है तो वहाँ पर भी आप इन चीज़ों को डाल सकते हैं, कुछ डाटा लेकर डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर डाल सकते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ जानना ही ज़रूरी नहीं है, कुछ इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। जैसे अब देखो ये रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन अब इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या एक्शंस लिए जाएंगे, उसके लिए भी तो कुछ आए कि फिर क्या किया गया। तो अभी सिर्फ जैसे देखो हमने ये पढ़ा कि ये क्या नाम है, ये माइलस्टोन्स साबित हुआ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट्स आई हैं। तो अब आगे क्या, क्वेश्चन ये होना चाहिए, ठीक है, कि अब क्या होगा आगे, कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, कौन सॉल्व करेगा, क्या स्टेप्स लिए गए। तो इसके बारे में भी हम करंट अफेयर्स के अंदर बहुत कम देखते हैं, तो वो आपको खुद ही लिखनी होंगी अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग भी करते हैं। तो व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको लिखना होगा। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है यहाँ पर कि जो हमारी सोसाइटी है उसकी प्रोग्रेस, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करे, तो हमें विमेन के राइट्स को बचाना होगा, प्रोमोट करना होगा। उनको जो राइट्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, वो संविधान भी देता है। एंड इसी तरीके से हम उनका जो स्टेटस है, जो विमेन का स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब पोलैंड की कुछ करंट अफेयर देखते हैं। पोलैंड के अंदर जो विमेन हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि जब पेट में बच्चा होता है एंड उसको अबॉर्ट करा देना, ठीक है, तो अगर किसी को नहीं पता है तो ये अबॉर्शन का मतलब होता है। तो पोलैंड के अंदर जो विमेन हैं वो मींस प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अबॉर्शन पर रोक लगा दी गई है एक तरीके से पोलैंड ने। ठीक है, अब कैसे लगाई है वो पहले पूरा पढ़िए आप। तो पोलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल था उन्होंने कहा कि अभी जो लॉ है वहाँ पर कंट्री के अंदर कि अगर मान लीजिए जैसे फोइटिसिस मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेट के अंदर बच्चा होता है तो कभी कभी वो मालफॉर्म्ड हो जाता है, मीन्स अच्छे से उसकी आँख नाक ये सब चीज़ें नहीं बन पाती हैं, तो उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है कि बच्चा जो है वो अच्छे से नहीं बन पाया है तो बच्चे को अबॉर्ट करा देते हैं। तो अभी जो लॉ था वो ये कहता था कि आप अबॉर्ट ऐसे करा सकते हैं,
लेकिन जो पोलैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल है उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसे जो माल फॉर्म्ड फॉइटिसेस हैं उनको अबॉर्ट कराना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। लेकिन 1993 का जो लॉ है वो अलाउ करता है कि अबॉर्शन करा सकते हैं अगर जो फॉइटल है, मीन्स जो पेट के अंदर जो बच्चा है, जो बेबी है, अगर उसके अंदर डिफेक्ट्स हैं, मीन्स वो अच्छे से नहीं बन पाया है, तो उसको अबॉर्ट करा सकते हैं, ऐसा 1993 का लॉ कहता था। लेकिन अब जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने कहा है कि ये असंवैधानिक है एंड अब जो अबॉर्शंस होंगे वो नहीं होंगे, मीन्स एक तरीके से डायरेक्टली एक मीन्स मना कर दिया गया है। तो कोर्ट का डिसीज़न क्या है? कोर्ट का डिसीज़न ये है कि हर साल फॉइटल डिफेक्ट्स की वजह से, कि पेट के अंदर बच्चा ख़राब बना है जिसकी वजह से हर साल 2000 लीगल अबॉर्शंस हो रहे हैं एंड अब इन अबॉर्शंस पर कंप्लीट बैन लगाया जाएगा। अब अगर कंप्लीट बैन लगा देंगे, अब मान लीजिए अगर कोई बच्चा पेट के अंदर अच्छे से नहीं बन पाया, उसकी आँख नाक ख़राब है, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि अगर ये मीन्स इसको लाइफ मिल भी जाएगी, अगर ये इस दुनिया में आ भी जाएगा तो ये अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अबॉर्ट कराने हो सकता है पूरी किसी और कंट्री में भी जाएं। तो 80,000 से 1,20,000 विमेन जो है वो अब्रॉड जा सकती हैं या इलीगल अबॉर्शन भी करा सकती हैं, क्योंकि कंट्री के अंदर स्ट्रिक्ट अबॉर्शन लॉ है, तो छुप के कराएंगे या कुछ ना कुछ वो रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। एंड अब इसका देखो इम्प्लीकेशन भी क्या पाया गया, ये बहुत स्ट्रिक्टेस्ट है कि आप अबॉर्शन करा ही नहीं सकते, तभी करा सकते हो अगर मान लो किसी के साथ कोई रेप हुआ है या किसी की, जैसे मान लीजिए बोलते हैं ना माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो अगर माँ की लाइफ को खतरा है सिर्फ तभी अबॉर्शन करा सकते हो। तो ये एक तरीके से अटैक है ह्यूमन राइट पर। एंड इंटरनेशनल जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत बेकार मिला इनको। जो काउंसिल ऑफ यूरोप है उन्होंने भी इसको काफ़ी गलत ठहराया। एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड जो सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उन्होंने भी कहा कि ये जो रूल आया है ये गलत है। इसीलिए जो विमेन है वो क्या कर रही हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। देन देखिए परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के अंदर परमानेंट कमीशन बनाई जाएगी, परमानेंट कमीशन होगी वुमेन के लिए। ये देखिए टॉपिक अगेन हम 1 साल से कर रहे हैं एंड काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि एडिटोरियल्स का भी मैं पढ़ाऊँ, एडिटोरियल्स को भी पढ़ाऊँ। देखिए मैंने एडिटोरियल्स के टॉपिक देखे हैं एंड एडिटोरियल्स के जो टॉपिक है ना वही आपके सेम इस करंट अफेयर्स के पीडीएफ में भी होते हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो इस करंट अफेयर में इंक्लूड कर लिया गया है तो दोबारा से उसको पढ़ना एंड अननेसेसरली अपना वर्कलोड ही बढ़ाना है। इसलिए मैं एडिटोरियल्स के पीडीएफ नहीं बना रही हूँ एंड ना ही मैं उसको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आप देखेंगे ना, ये सितंबर का जो पीडीएफ है एडिटोरियल वाला उसके अंदर ये फर्स्ट टॉपिक है। सो अगेन नो नीड टू डू दैट। चलिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि हमने आपको कहा था कि विमेन को परमानेंट कमीशन बनाइए, उस चीज़ के बारे में ध्यान दो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किसको कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 17 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च को कहा था कि जो विमेन ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर काम करती हैं उनको पूरा हक है कि उनको परमानेंट कमीशन मिले। क्यों? क्योंकि केस फाइल किया था 17 विमेन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स ने कि उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिल रहा है एंड जैसे ही 14 ईयर्स हो जाते हैं तो उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेल के जैसे ही औरतें भी काम कर सकती हैं, विमेन ऑफिसर्स भी काम कर सकती हैं। सरकार ने 100 एक्सक्यूज़ेस दिए कि बच्चे हो जाते हैं, माँ बन जाती हैं तो ज़्यादा छुट्टियाँ लेती हैं, फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं, इसकी वजह से इन्हें परमानेंट कमीशन नहीं देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, इनको भी राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अब इस जजमेंट के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? अब जो विमेन है वो परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगी। जितने भी सर्विंग विमेन एसएससी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में हो, इंजीनियरिंग में हो, वो सब उसके अंदर काम कर पाएंगी। ठीक है, एटलीस्ट 7 विंग्स के अंदर। एंड परमानेंट कमीशन के अंदर देखिए कब जाएंगे, परमानेंट कमीशन के अंदर तभी जाएंगे अगर वहाँ पे वैकेंसी होगी, अगर विमेन ऑफिसर सूटेबल होगी एंड अगर चीफ एंड नेवल स्टाफ रिकमेंड करेंगे तो। देन देखिए इंडिया की परफॉर्मेंस देख लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर कि कितनी हंगर है हमारी कंट्री के अंदर। ये एक पब्लिकेशन है जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर लाइफ ने पब्लिश की है। एंड अभी आप रिजल्ट्स देखिएगा, ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी। तो 4 पैरामीटर्स ये देखते हैं। सबसे पहले तो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मॉर्टैलिटी। अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है कि आपको जितनी कैलोरी लेनी चाहिए आप उतनी ले ही नहीं
रहे हैं। चाइल्ड वेस्टिंग, ये ध्यान रखिएगा, ये अंडर एज 5 ही चल रही हैं। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपकी हाइट तो बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन आपका जो वेट है वो बहुत कम है। मैंने ये बहुत ही गंदी डायग्राम बनाई है पर इसको आप समझ जाइए, ठीक है। तो ये कोई इंसान है जिसकी हाइट तो बहुत है एंड बिल्कुल पतला दुबला है, ठीक है, लो वेट है फॉर हाइट, तो इट मीन्स एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन इसे कहते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, हाइट तो छोटी है एंड वजन जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, मतलब हाइट कम, तो उसे कहते हैं क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। तो मैंने बहुत गंदे गंदे डायग्राम बनाए हैं। चलिए लास्ट है चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, इनएडिक्वेट है। देन देखिए 0 to 100 पॉइंट स्केल। 0 to 100 पॉइंट स्केल, ज़ीरो का मतलब होता है कि कोई हंगर ना होना, सबको खाना मिल रहा है। 0 to 9.9 लो सेवरिटी, 10 to 19.9 मॉडरेट, 20 to 34.9 सीरियस एंड 35 एंड मोर अलार्मिंग। अभी इंडिया जो है वो आई थिंक सीरियस में बिलोंग करता है क्योंकि हमारे स्कोर शायद 27 पॉइंट समथिंग है। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। चलिए फाइंडिंग्स क्या क्या रही, फाइंडिंग्स ये रही कि हमारे इंडिया के अंदर 690 मिलियन पीपल अंडर नरिश्ड है, मीन्स प्रॉपर कैलोरी इनटेक नहीं है। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, छोटे है ना, मतलब मोटे और छोटे है ना, शायद यही था ना स्टंटिंग का मतलब। हाँ जी, स्टंटिंग का मतलब यही था कि हाइट कम है एंड वेट जो है वो ज़्यादा है। वेस्टिंग का मतलब पतले दुबले, ठीक है, लंबे लंबे। तो 47 ऐसे हैं, 144 ऐसे हैं, 690 ऐसे हैं। इंडिया की रैंक देखें तो 107 में से हमारी 94 रैंक आई है, तो काफ़ी बेकार रैंक है। हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे हो गए हैं। एंड यस हमारी कैटेगरी सीरियस में है क्योंकि हमारे स्कोर 27.2 है। पहले और कंडीशन ख़राब थी, अलार्मिंग थी 20 साल पहले, 38.9 थी। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है, अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के साथ भी कंपैरिजन करें तो भी बहुत बेकार है। अगर हम ये देखिए कुछ पॉइंट्स है कंपेयर करके बताए गए हैं। अगर हम ओवरऑल अंडर नरिशमेंट की बात करें तो पहले 20% होता था, अब 14% है। मोर्टेलिटी रेट की बात करें जब मीन्स अनहेल्दी एनवायरनमेंट होता है तो 9.2% था, अब 3.7 है। तो इम्प्रूवमेंट हुई है लेकिन बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें, पहले 54.2 था, अब 35 है। वेस्टिंग की बात करें तो 17.3 है। एंड राजस्थान एंड उड़ीसा के अंदर 13 से 14% है, मतलब जो नॉर्मल है उससे थोड़ा सा कम। अब कारण क्या है, कारण ये है जो माँ है मीन्स, तो अगर माँ की ही हेल्थ जो है वो पुअर होगी तो बच्चे की हेल्थ कैसे अच्छी होगी। सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर वॉशरूम्स, टॉयलेट्स ये सब नहीं है। एक तरीके से जहाँ सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती होती है वहाँ पर क्या होती है, गंदगी होती है एंड बीमारियाँ होंगी। मदर्स जो हैं वो इतनी यंग एज में उनकी शादी कर दी जाती हैं एंड दे आर टू शॉर्ट, इतनी पतली दुबली, एंड बेबी कैरी करना, फिर ऐसे ही पतले दुबले बच्चे को जन्म देना, तो अंडर नरिश्ड खुद ही हैं वो, तो एक हष्ट पुष्ट जो बच्चा है वो कैसे पैदा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं कोल स्कैम के बारे में। तो कोल स्कैम, सीबीआई कोर्ट जो है उन्होंने पाया कि जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, फॉर्मर मीन्स जो पहले थे, दिलीप राय एंड 3 और लोगों को, इनको 3 साल की सज़ा होगी क्योंकि इन्होंने झारखंड में 1999 में ब्रह्मदिहा कोल ब्लॉक का एलोकेशन कर दिया था। केस क्या है, केस ये है, कोल मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस आई थी कि कोई भी कंपनी अगर आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन करती है या स्पॉन्ज आयरन का प्रोडक्शन करती है तो उसे कैप्टिव कोल माइन मिलेगी, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 1 मीट्रिक टन पर एनम से कम होनी चाहिए। लेकिन कार्बन टेक्नोलॉजीज़ जो लिमिटेड थी उन्होंने अप्लाई किया और मिनिस्टर जो है वो उन्हें रेडी हो गए कि ठीक है आप कोल ओपन कास्ट माइनिंग में कर लो एंड हम गाइडलाइंस को रिलैक्स कर देंगे। तो कैग ने कहा कि इसकी वजह से नुकसान हुआ है हमारे सरकार को 1.8 लाख करोड़ का, मतलब ये सभी स्कैम्स की माता है, मतलब सभी स्कैम को पीछे छोड़ दिया, इतना बड़ा स्कैम है ये। मैंने गलती से लगा दिया इस स्कैम के पीछे। चलिए अब अगर हम इंडिया के कोल सेक्टर की बात करें तो इंडिया के अंदर चौथा लार्जेस्ट कोल रिजर्व है। इंडिया हर साल 235 मिलियन टन कोल जो है वो इंपोर्ट करता है। 135 मिलियन टन जो था वो 1,71,000 करोड़ का है, जो कि हम डोमेस्टिक रिजर्व से ही फुलफ़िल कर पाते हैं। इंडिया जो है वो एक अपनी जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है वो इंडिया पे डिपेंड होते हैं, उनकी 80% से भी ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंडिया पर चलती है। एंड ये भी ध्यान रखिएगा कोल सेक्टर फुल्ली लिबरलाइज्ड है, अब कोई ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही काम करेंगे या सिर्फ पब्लिक ही करेंगे।
इसके बारे में थोड़ी इसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं, कोल नेशनलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट की। तो 1973-74 तक सिर्फ प्राइमरी जो प्राइवेट सेक्टर होते थे वही काम करते थे, एंड 72 मिलियन टन पर एनम वो प्रोड्यूस कर लेते थे। फिर 1972-73 में इसे नेशनलाइज्ड किया गया। नेशनलाइज्ड करने के बाद 1991 में जैसे एलपीजी पॉलिसी आई थी, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1993 में लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स हुए। 2000 में डिमांड बढ़ी कोल की, लेकिन अपने इंडिया उसको पूरा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ गया। लास्ट टॉपिक करेंगे आज का, वाई फ्लड्स अकर इन हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर जो फ्लड्स हैं वो क्यों आ रहे हैं। तो हैदराबाद इस बार स्काईमेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कहा कि हैदराबाद के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश हुई है 72.5 mm, एंड जो अक्टूबर का जो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर थर्ड वेटेस्ट डे रहा आईएमडी डाटा के अकॉर्डिंग। पहले 2013 में 98.3 mm रेनफॉल आई थी, अब 2017 में कितनी आई है 82.6। अगर इस मंथ रेन की बात करें तो सिटी ने पाया कि 356 mm रेन हुई है 18 दिनों में, मीन्स 4 गुना ज़्यादा है नॉर्मल से। नाउ ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि ये प्रॉब्लम हुई हमारा जो इंडिया है यहाँ पे वेस्ट बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ से ऐसे गई है बारिश, ठीक है, आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से बारिश गई है डेट वाइज, एंड बे ऑफ बंगाल में शुरू हुई, फिर ईस्ट कोस्ट पे हिट किया, फिर ये वेस्टवर्ड की तरफ मूव करा, एंड जैसे जैसे वो वेस्ट की तरफ जाती गई, ऐसे ऐसे जाते गई रेन, तो उसकी वजह से वो कमज़ोर होते गए, क्योंकि जैसे जैसे बारिश होती चली जाएगी तो वीकनेस तो आएगी। वीकनेस का मतलब है उसमें साइक्लोन में वीकनेस आई। अब जो साइक्लोन था उसकी जो स्टीम थी, जैसे वो लैंड पे आया, जैसे मान लीजिए बे ऑफ बंगाल से लैंड पे आया, तो उसकी जो स्टीम थी वो कम हो गई, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र को क्रॉस किया इन्होंने। रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट जो था वो जो मिट्टी थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर आ गया। वर्टिकल विंड शेयर रहा। वर्टिकल विंड शेयर मतलब होता है जो हमारे एटमॉस्फेरिक लेवल्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इनमें जो डिफरेंस होता है ना, इसकी वजह से इसमें डिफरेंस रहा, तो जो बारिश थी उसकी इंटेंसिटी बनी रही। अभी अगेन इसको आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप ज्योग्राफी की चैप्टर्स देख सकते हैं। अब फ्लड्स हैदराबाद में क्यों आए, फ्लड्स हैदराबाद में इसलिए आए, अगर आप आंध्र प्रदेश देखेंगे तो आपको, जैसे ये महाराष्ट्र है तो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको तेलंगाना मिलेगा, एंड यहाँ यहीं से आपकी गोदावरी रिवर जाती है, एंड यहीं से आपकी कृष्णा रिवर जाती है। तो वेस्ट में देखें हैदराबाद के तो गोदावरी रिवर बेसिन है, ईस्ट में देखें तो कृष्णा रिवर बेसिन है। फिर जो हैदराबाद है वो डेक्कन रीजन में, दिस ऑल इज डेक्कन रीजन। अब डेक्कन रीजन में है तो यहाँ पे जो ड्रेनेज पैटर्न है वो भी डिफरेंट रहता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर फ्लो है, तो पानी भी अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो किया। अब इसके क्या क्या एफर्ट्स लगाए जा चुके हैं कंट्रोल में भी करने के इसको पास्ट में। तो 1908 में भी एक बार बादल फटे थे, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसकी वजह से 15,000 लोगों की जान चली गई थी, एंड 80,000 लोग बेघर हो गए थे। सर विश्वेश्वरैया ने इसको स्टडी किया, 2 रिजर्वर्स बनाए गए, ओस्मान सागर में एंड हिमायत सागर में, मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम भी बिल्ड किए गए। अब क्या प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया गया, जो इल सेंसिटिव एरियाज़ हैं, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। जो वाटर बॉडीज़ हैं, मीन्स जहाँ पे फ्लूइड वाटर बॉडीज़ हैं, जहाँ पे पानी है, तो बफर एरियाज़ वहाँ पर नहीं है। रियल एस्टेट की जो ग्रोथ में जो फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं उनका प्रॉपर चेक नहीं है। क्या करना चाहिए, एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनानी चाहिए, जो ऐसे एरियाज़ हैं जो वल्नरेबल हैं उनकी रिस्क मैपिंग करनी चाहिए, एंड जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्हें टाउन प्लानिंग करनी चाहिए ताकि इंक्रोचमेंट्स को रोका जा सके। सो 12 पेजेस हमारे हो गए, पेज नंबर 16 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। टोटल इसके अंदर 160 पेजेस हैं, ठीक है, तो 144 पेजेस स्टिल लेफ्ट, तो वो हमारे इसी मंथ में हो जाएंगे, या फिर जब नेक्स्ट मंथ जो 2 या 3 तारीख तक नवंबर का करंट अफेयर आएगा तब तक ये हो जाएगा। सो देखिए, आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियोज़ जो हैं वो आपकी पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, तो वीडियो ज़रूर कंप्लीट होंगी, एंड नो नीड टू टेक एनी टेंशन ऑफ दैट, ठीक है। एंड ये वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर देखिए। अगर एक बारी में समझ नहीं आता है, 2 बार देखिए, फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, आप ईमेल भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट द PDF तो आप एक पिटी अमाउंट पे करके PDF भी ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।